आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर 2021 में ग्लासगो में गए थे। Yes. उन्होंने पंचसूत्री का वहाँ पे पंचामृत जिसको हम लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट की थी, Correct. जिसमें 2070 का नेट ज़ीरो की भी बात की थी, 1 बिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन की बात की थी, 45% ऑफ GDP CO2 एमिशन रिडक्शन बाय 2030। गवर्नमेंट अपनी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। ना तो वो किसी को प्लीज़ करने के लिए बहुत फास्ट पेस में जा रही है, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझती है, अपने रिसोर्सेज क्या है वो बहुत अच्छे से समझती है। मीटिंग टुडेज नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड। Wow. मतलब आपकी ज़रूरतें आज पूरी करो, लेकिन ऐसा मत करो कि आने वाली जनरेशन्स को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहीं और ढूंढना पड़े। कुछ लोगों के मोटिव अलग है, हाँ राइट। आप कुछ एक्टिविस्ट जो है उनके मोटिव अलग है और बिल्कुल उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो प्रोवोक करते हैं समाज को और सोसाइटी को और कहीं से गेन्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, बाद में डिसअपियर हो जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सबको पता है कि अब से कुछ ही दिनों में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया हुआ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला है। 5 जून को इस दिन को मनाया जाता है और इस बार यूनाइटेड नेशंस ने जो थीम प्रस्तुत की है वो है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को निहित किया हुआ है और उस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अरविंद बोधनकर। बोधनकर सर पिछले 30 वर्षों से इस विषय में कार्यरत हैं और वो आज की तारीख में भारत की एक बहुत ही जानी मानी कंपनी में एक चीफ सस्टेनेबल ऑफिसर के तौर पे कार्यरत हैं। उन्होंने आज हमारे इस पॉडकास्ट में सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों ही विषयों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, जिससे कि एक आम आदमी भी इसको बड़ी आसानी से समझ पाएगा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये भी बताया कि कैसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस विषय को गंभीरता से लिया जाता है और सिर्फ कॉरपोरेट्स ही नहीं तो भारत की जो सरकार है वो भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से देखती है। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के पॉडकास्ट में जानते हैं सस्टेनेबिलिटी इस विषय के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्ते सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद प्रतीक, आपका और आपके चैनल बुद्धिमत्ता वरिष्ठ का धन्यवाद। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो आपका धन्यवाद। हाँ। डेफिनेटली। तो जैसा कि हमारे व्यूवर्स ने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि आज हम लोग सस्टेनेबिलिटी इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जो इस टॉपिक के अराउंड इतना बज़ क्रिएट किया गया है सस्टेनेबिलिटी, तो आप सबसे पहले यही बताइए कि इसके एग्जैक्ट मायने क्या होते हैं। सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में शाश्वत कह सकते हैं, मतलब जो एवर लास्टिंग या फिर ज़्यादा देर चलने वाला, इंग्लिश में मैं इसको एंड्योरेंस भी कहता हूँ, या फिर सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है इसको जार्गनाइज किया गया है, बट मैं सिंपल शब्दों में बोलूँगा ये हमारी रोज़ की प्रैक्टिस में हम लोग ऑलरेडी करते आए हुए हैं। इंडियंस भी करते आए हैं। इनफैक्ट इंडियंस बहुत पहले से इसको करते आए हैं और कई विदेशी मेहमान जब हमारे देश में आते हैं और वो हमें इस चीज़ के बारे में, जैसे कुछ सस्टेनेबिलिटी में कुछ चीज़ें होती है, सर्कुलर इकोनॉमी या और कुछ चीज़, वो हम काफ़ी पहले से करते आए हुए हैं और आज वो लोगों ने उसे की है। दी अनफॉर्चुनेटली या हमारे दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है कि अब हम थोड़े से वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और फिर से हमें इंडियनाइज होने की ज़रूरत है। तो आपका जो सवाल है सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो इसका मीनिंग सस्टेनेबिलिटी वर्ड में ही है, इट इज़ एबिलिटी टू सस्टेन। मतलब हमें शाश्वत बनने के लिए जो भी हमारे पास
कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो लाना यानी सस्टेनेबिलिटी होता है। ओके। अब सस्टेनेबिलिटी जो है ये वर्ड पर से या ये शब्द पर से 1987 से प्रचलन में आया हुआ। माय गॉड। एक मिसेस ब्रुंटलैंड नाम की मैडम थी जो नॉर्वे की 3 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, और उस समय 90 के दशक में, अर्ली 90 के दशक में या 80 के दशक में यूरोप और इंग्लैंड में काफ़ी माइनिंग हो रही थी, और माइनिंग, कोल माइनिंग और काफ़ी आयरन और माइनिंग और सारी चीज़ की माइनिंग हो रही थी। तो कुछ जो एक्टिविस्ट लोग थे उन्होंने उस समय में काफ़ी हंगामा खड़ा किया कि भाई आप इस तरीके से माइनिंग करते रहोगे या तो आने वाली जनता के लिए क्या रहेगा, सारे रिसोर्सेस अगर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने मिसेस ब्रुंटलैंड को कहा कि आप इसके ऊपर थोड़ा स्टडी कीजिए और एक वाइट पेपर या रिपोर्ट पब्लिश कीजिए। फिर मिसेस ब्रुंटलैंड ने 1982 से लेके 1987 तक 5 साल स्टडी किया, और 87 में ये रिपोर्ट लेकर आई वो कि क्या करना चाहिए रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, और उसमें उसने पहली बार सस्टेनेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल किया। ओके। ऐसा नहीं कि डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं होगा, डिक्शनरी में जरूर वो वर्ड होगा, बट प्रचलन में वो तब से आया, और सस्टेनेबिलिटी को एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट तब से मिला। ओके। तो ये पहली चीज़ थी कि सस्टेनेबिलिटी को यूनाइटेड नेशंस ने बढ़ावा दिया। अब सस्टेनेबिलिटी के कई मायने हैं, और हर एक संदर्भ में सस्टेनेबिलिटी अलग अलग होती है। आप अगर प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी मतलब अपनी पृथ्वी की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादातर हम पानी, पर्यावरण, कार्बन एमिशन, जलवायु परिवर्तन, इस बात को देखेंगे, या फिर जैव विविधता जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जब बिजनेस की बात आती, जैसे मेरे जैसे बिजनेसमैन बैठे हुए, वो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में वो आर्थिक सस्टेनेबिलिटी भी देखेंगे, वो सामाजिक सस्टेनेबिलिटी भी देखेंगे जिसको हम सोशल सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, और वो पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी देखेंगे। सो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबिलिटी की व्याख्या कुछ और है, राइट। और जब हम एक यूनिवर्स की बात करते हैं या एक पृथ्वी की बात करते हैं, एक वर्ल्ड की, जो मैनकाइंड की बात करते हैं या ह्यूमन काइंड की बोलो, उस समय उसमें पर्यावरण का जो है वो आपको डोमिनेंस नज़र आएगा वहाँ पे। और मिसेस ब्रुंटलैंड ने यही चीज़ उस समय बताई थी कि क्या करना चाहिए रिसोर्स कंजर्वेशन से। तब से सस्टेनेबिलिटी ये शब्द प्रयोग में आया हुआ है और काफ़ी परिचित है। अब इसको सस्टेनेबिलिटी को कई तरीके से लोगों ने आगे बढ़ाया हुआ है, और आज तो आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि एक बज़ बन गया है जी। और बज़ होना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर बज़ नहीं होता तो जो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है हमारे यहाँ पे, वो कहीं किसी तरीके से कम नहीं होता था। आज कुछ मायने में इसको कम हो गया है, और जलवायु परिवर्तन जो है एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन के आने वाली है, और आप जानते हैं इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28 यूएई में हुई थी, वहाँ भी मैं गया था। आने वाली नवंबर में हाँ फिर अज़रबैजान में होने वाली है। सालों साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती रहती है जहाँ पे जलवायु परिवर्तन की बात होती है, और उसमें हमारे जैसे लोग जाके क्या करना चाहिए और अपना ओपिनियन काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से या एक प्रभावशाली तरीके से देते रहते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, हर एक कंट्री डिफरेंट लेवल पे, सबको एक तराजू में तोल नहीं सकते आप। इस तरीके से उसके ऊपर आपको एक इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, वरना हमारे कंट्री के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट सस्टेनेबिलिटी सबके लिए इसेंशियल है। सस्टेनेबिलिटी की जो बिजनेस के दृष्टि से जो परिभाषा मैं करूँगा वो होती है वैल्यू क्रिएशन। एक मिसेस ब्रंटलैंड ने जो परिभाषा बनाई थी, उन्होंने कहा था कि मीटिंग टुडेज नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड। मतलब आपकी ज़रूरतें आज पूरी करो,
लेकिन ऐसा मत करो कि आने वाली जनरेशन्स को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहीं और ढूंढना पड़े या करना पड़े। इन अ वे वो कहना चाहती थी कि भाई आप कंजम्पशन कम करो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंज्यूम करो। लेकिन आज कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल गया है। 1987 से लेके 2024 तक या 2020 के बाद या COP21 मतलब 2015 के बाद इसको देखने का दृष्टिकोण काफ़ी हद तक बदल गया है। रिसोर्स कंजर्वेशन तो प्रायोरिटी है ही है, बट जलवायु परिवर्तन जो है वो और भी बड़ी प्रायोरिटी इस समय बन चुकी है। जैसे मैं बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी की अगर मुझे बात करूँगा तो मैं वैल्यू क्रिएशन की बात करता हूँ। मतलब मेरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर मतलब जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में अपनी जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर जिन लोगों ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बट किसी ना किसी तरीके से मेरे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करूंगा या उनको जो मुझसे अपेक्षा है वो कैसे मैं फुलफिल करूंगा। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आप हमारे सप्लायर्स है, हमारे कस्टमर्स है, हमारी कम्युनिटी है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स है, इन सबको अगर हम वैल्यू क्रिएट करके नहीं देंगे, उनको जो उनकी जो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसके लिए उनको कुछ अगर इन रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं तो वो हमारे साथ क्यों जुड़े रहेंगे। Correct. और इनमें से एक भी स्टेक होल्डर या एक भी हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, एक भी अगर हट जाते हैं तो हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप कम्युनिटी की ले लो, अगर कम्युनिटी, हमारा सारा बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर चलता है। Correct. लैंड हमने कम्युनिटी से ली है, माइनिंग कम्युनिटी से करते हैं या और अगर कम्युनिटी अगर इन रिटर्न देखेंगे कि हमारे भरोसे पे ये लोग कमा रहे हैं और जाके हमें इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग एजिटेट हो जाएंगे, वो लोग आपके लिए न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं और आपके लिए सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और हमने कई उदाहरण देखे हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं, बाहर भी हुए हैं। आपने कम्युनिटी का ठीक से देखभाल नहीं किया है तो आपके बिजनेसेस स्टॉप हो चुके हैं। और आने वाले बिजनेसेस हम कई रिफाइनरी के बारे में भी सुनते हैं, कई इसके बारे में सुनते हैं, तो हो नहीं सकता। सिमिलरली शेयर होल्डर्स के बारे में कई एग्जांपल है, मैं इस में बोलूँगा नहीं, बट हाल ही में काफ़ी लोग अगर शेयर होल्डर्स को वैल्यू नहीं दिखाई दे रही तो वो लोग पुल आउट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो इसके काफ़ी रिपरकशंस है। तो सस्टेनेबिलिटी में जितने भी आपके 7 या 8 स्टेक होल्डर्स है उनको आपको इन रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करना है, नहीं तो वो आपसे जुड़ेंगे नहीं और आपसे हट जाएंगे और इवेंचुअली आपको अपना बिजनेस ठप करना पड़ेगा। ओके, सो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये दोनों अलग अलग विषय हैं या एक दूसरे के साथ ही चलने वाले विषय हैं? एक दूसरे के साथ ही चलने वाले विषय। सस्टेनेबिलिटी मैंने बताया कि आपको वैल्यू क्रिएट करनी है लोगों के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं दे सकते, आपको आपके साथ जुड़े हुए लोगों की इंक्लूसिव ग्रोथ देखनी है। उसको आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ अगर आपकी प्रगति करेंगी, और ज़्यादा उदाहरण के तौर पे अगर दूंगा तो एक बिजनेस चलाने के लिए 6 टाइप के कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, मैं बोलता हूँ, जिसमें आपका फाइनेंशियल कैपिटल होता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, नेचुरल कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है और मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल होता है। ये 6 कैपिटल हम एक साइड से डालते हैं और दूसरे साइड से यही 6 कैपिटल ऊपर थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके बाहर आते हैं। राइट। तो हमें हमेशा एक गन्ने के मशीन का उदाहरण देता रहता हूँ। इस तरीके, इस साइड से आप गन्ना डालो, उस साइड से आपको गन्ने का जूस मिलेगा और मोलेसिस मिलेगा या फिर वो मिलेगा। उसी तरीके से जब 6 कैपिटल इस मॉडल में आप अंदर डालोगे, वहाँ से 6 कैपिटल कुछ कम अधिक प्रमाण में बाहर आएंगे। अगर उसमें आपका फाइनेंशियल कैपिटल आउटपुट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे कि आपके नेचुरल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा। मतलब 2 कैपिटल बढ़ेंगे तो 2 कम भी होंगे, 3 बढ़ेंगे तो 3 बढ़ेंगे। इसको हमको बैलेंस वे में आउटकम आना है। कहीं भी जाके एक कोई भी कैपिटल बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली अगर ज़्यादा आउट हुआ है उसमें से, तो उसका प्रभाव दूसरे इस पे आना चाहिए। तो उसको ऑप्टिमम एक बैलेंस करके आउटपुट आएगा तो ही आपकी बिजनेस सस्टेनेबल होगा। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करेंगे, बट नेचर और सोसाइटी को इग्नोर करेंगे, वो लोग एट लॉस होंगे,
तो वो आपका बिजनेस चलने नहीं देंगे, धंधा चलने नहीं देंगे। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सबका साथ सबका विकास जो। ओके, सो एक और टॉपिक है जिसको ESG कहते हैं, जिसको आजकल UN बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी और ESG अगेन ये एक ही कॉइन के दो भाग हैं या दो पूरे अलग अलग विषय हैं? बहुत बारीक डिफरेंस है। मैं कहूँगा सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए इतने डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। सस्टेनेबिलिटी एक आउटकम है, मैं कहूँगा, या रिजल्ट है, ठीक है। और ESG जो है प्रोसेस है उसको अचीव करने वाली। तो ES और G जैसे एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, पर्यावरण का ध्यान रखना है आपको, समाज का ध्यान रखना है, और गवर्नेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस चलाने के लिए जो एथिकल प्रैक्टिसेस है, प्रोसेसेस है, वो सही होनी चाहिए। तो हमें ESG इज़ अ प्रोसेस टू अचीव सस्टेनेबिलिटी या आउटकम उसमें, और सस्टेनेबिलिटी इज़ दी आउटकम। तो बहुत कम डिफरेंस है। ज़्यादातर सस्टेनेबिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं वो सस्टेनेबिलिटी टर्म यूज़ करते हैं। जो सर्विसेज सेक्टर के या फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं वो ESG टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। बट ये एक छोटा डिफरेंस उसमें है। ओके, सो इंडियन कॉरपोरेट्स के ऊपर आज की तारीख में ESG और सस्टेनेबिलिटी इन दोनों ही फिनोमिनन्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, ऐसा देखने में मिलता है। तो इसको इंडियन कॉरपोरेट्स किस नज़रिए से देखते हैं और इसमें क्या इनोवेटिव आप देख पाए हैं इंडिया में होते हुए? देखिए, इंडियन कॉरपोरेट ने ये बात समझ ली है। जितने भी टॉप बिजनेस हाउसेस है इन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, और बहुत अच्छी तरह से ये भी समझ लिया है ये कोई नई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बोलता हूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये कॉमन सेंस है, ये कोई नई चीज़ है नहीं है। हमें अपना बिजनेस सही तरीके से करना है। अगर हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण हमें रखेगा नहीं। बिल्कुल। हम अगर समाज का ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है समाज हमें जीने नहीं देगा। और अगर हमारे पास गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ठीक तरीके से नहीं होगी इंटरनली, हम लोगों का ख्याल नहीं करेंगे, हम अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल नहीं करेंगे, हमारी प्रोसेसेस राइट नहीं होगी, वो भी सर्वाइव नहीं करने। सो ESG या सस्टेनेबिलिटी कोई नया कोई ऐसा ये नहीं है कि एकदम किसी ने बाहर से आके हमें सिखाया। हम जिस तरीके से बिजनेस करते रहे उसी को ठीक तरीके से हम लोग करेंगे, मोर फोकस्ड, शार्पर फोकस लाके करेंगे तो शायद आउटकम मिलेगा। ये लोग समझ गए हैं, और कई जगह पे मैंने तो ये प्रूव करके दिखाया है, डूइंग बिजनेस सस्टेनेबिलिटी टर्न्स योर बिजनेस इनटू प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। मतलब सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज इंटरलिंक्ड। अगर आप एनर्जी कंजम्पशन कम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। आपका अगर रिसोर्स कॉन्जर्व करेंगे, वेस्ट रिसाइकलिंग करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी। पानी रिसाइकल करोगे जाहिर सी बात है आपकी ये कम होगी। कई बार हम सोशल इसको भी कुछ टेंजिबल आउटकम के साथ जोड़ सकते हैं कि कम्युनिटी जितनी हैप्पी है। एम्प्लॉयज़ के बारे में तो बहुत करते हैं, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो सस्टेनेबिलिटी कोई एक नई चीज़ नहीं है या नया कोई ऐसा जादू नहीं है। जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसी को हमको ठीक तरीके से विद अ शार्पर फोकस करना था। पहले हम लोग क्या करते थे, फोकस ज़्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी पे होता था और बाकी की चीज़ें जो थी वो हमारे लिए सेकेंडरी हो गई। आज हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ पर्यावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है, हमारा समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। राइट। तो इसमें जैसे मैंने आपको पूछा था कि कोई इनोवेटिव चीज़ें आपने होते हुए देखी इंडियन कॉर्पोरेट्स में ऑन दिस सेम टॉपिक? काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हो रही है। पहले जो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं कहूँगा, पहले जो भी टेक्नोलॉजीज़ थी उसमें एनर्जी का इतना फोकस नहीं होता था, एनर्जी कंजम्पशन का, या एनर्जी गजलर्स हम लोग ले आते थे। लेकिन आज बिल्कुल शार्पर फोकस हो गया है। आज जब भी हम एक टेक्नोलॉजी खरीदने जाते हैं या कोई इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं तो पहले उसका हम लोग एनर्जी फुटप्रिंट या CO2 फुटप्रिंट देखते हैं कितना कि इसमें से कितना कार्बन एमिशन होगा, इसमें से एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा। फॉर एग्जांपल एक सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए मैं कहूँगा, आप एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर जब खरीदते हैं तो 5 स्टार रेटिंग वाला खरीदते हैं या 4 स्टार रेटिंग वाला खरीदते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है और एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक टू कार्बन एमिशन ऑल्सो। तो कार्बन एमिशन भी उसका बहुत कम होगा। इसी तरीके से जब हम इक्विपमेंट परचेस करते हैं या प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम उसका कार्बन फुटप्रिंट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट असेसमेंट करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो या इको फ्रेंडली हो उसको हम लेते हैं।
ओके, सो अभी जैसे आपने कार्बन फुटप्रिंट की बात की, जी। इससे मुझे एक हमारे पुराने गेस्ट याद आ रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर करण शाह। हाँ। उन्होंने हमें ये बताया कि जब वो जर्मनी गए थे और वहाँ पे जब वो ईवी टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे थ्रू, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट थ्रू सम लीडिंग जर्मन कार मैन्युफैक्चरर्स, तो उनको वहाँ पे ये जानकारी पता चली कि दे आर डूइंग ईवीज बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट्स प्रेशर। एक्चुअलिटी में उनका ऐसा मानना है कि ईवीज डोंट होल्ड अ लॉन्ग फ्यूचर बिकॉज उसका अपना एक अलग रेपरकशंस होने वाला है हमारे प्लानट पे। सो हाउ डू यू सी दिस? करण जी काफ़ी हद तक सही भी थे, क्योंकि आप डेवलप वर्ल्ड में देखेंगे तो स्टिक ज़्यादा चलती है। हाँ, इंडिया में कैरेट ज़्यादा चलता है। अगर कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो उसको कैरेट एंड स्टिक मैकेनिज्म हम ठीक। लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो दोनों का एक सही मिलाप होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉरेन में या डेवलप्ड वर्ल्ड में मैंने ये देखा है कि वहाँ पे कैरेट ज़्यादा चलता है। और मैं 2005 के आसपास की बात होगी, मैं यूएस में ट्रैवल कर रहा था और ड्राइवर ने वहाँ, उस समय जब मोबाइल इंडिया में जस्ट कुछ ही साल पहले आए हुए थे, उसने ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए मोबाइल आंसर किया। मैंने उसको रोक दिया कि भाई आप कार चला रहे हो, मेरे टैक्सी ड्राइवर ने। आप उसने मुझे तरफ घूम के गुस्से में देखा, बोले वाई आर यू टेलिंग मी, माई गवर्नमेंट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, वाई आर यू स्टॉपिंग मी। उसने मेरे को इस तरीके का जवाब दे दिया। मतलब वहाँ जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा, वॉलंटरीली आपको क्या फीलिंग होता है वो नहीं। हमारे यहाँ ऐसे नियम अभी आए मोबाइल के बारे में, लेकिन पहले नहीं थे। लेकिन एक कॉन्शियसनेस ज़रूर था लोगों के दिमाग में कि भाई ये गाड़ी चलाते हुए मोबाइल नहीं यूज़ करना। सेम कमिंग टू द एग्जांपल ऑफ ईवीज़, वहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है ईवी करना, क्योंकि वहाँ के लोग शायद यही भाषा समझते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें मैंडेट किया और वो फॉलो कर लें। हमारे यहाँ पे ईवी हमने जब चालू किया तो अभी भी वॉलंटरी है, जितनी भी कंपनियां जा रही है, और अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा है। एंड वी बिलीव दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी स्टिल हैव आई मीन lot of development to happen, 2/3 of development to happen. So we would continue to have on the जो खनिज तेल या उनके ऊपर हम चलेंगे अभी भी कुछ साल। तो इसलिए हमने जो है वो ईवी मोमेंट हमारे लिए वॉलंटरी है, उनके लिए वो मैंडेटरी या कंपलसरी काइंड ऑफ मोमेंट है। बट ईवी जब इलेक्ट्रिक पावर पे चलेगी तभी सस्टेनेबल होगी। ये भी बात सही है कि आप कन्वेंशनल पावर पे ईवी चलाओगे तो उसको सस्टेनेबल नहीं कर सकते। थोड़ी सस्टेनेबल हो सकती है, फिर बैटरी रिसाइकलिंग वगैरह काफ़ी उसमें इश्यूज है, बट नाउ वी आर कमिंग। और बैटरी CO2 के सामने बहुत छोटा इशू है, ऐसा मुझे लगता है। और उसके ऊपर जिस पेस में टेक्नोलॉजी दौड़ रही है, बैटरी का इशू सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज है इशू वो, लेकिन कल रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। ओके, सो कमिंग टू इंडियन गवर्नमेंट नाउ, हम लोगों ने इंडियन कॉर्पोरेट्स की बात की, हम लोगों ने EU के मैंडेट की बात की, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट आपको इसमें क्या स्टेप्स लेते हुए दिखती है टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल? क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने गोल रखा है कि 2050 तक उनको इसका कार्बन एमिशन का फुटप्रिंट एक रिड्यूसेबल लेवल पर लगे आना है। 2070 तक नेट जीरो का हमने टारगेट रखा है। आपकी बात मैं समझ गया। गवर्नमेंट अपनी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। ना तो वो किसी को प्लीज़ करने के लिए बहुत फास्ट पेस में जा रही है, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझती है, अपने रिसोर्सेज क्या है वो बहुत अच्छे से समझती है। वो ये भी जानती है कि अभी भी 2/3 विकास अभी भी होना बाकी है इस देश में। ठीक है, जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ पे 100% डेवलपमेंट हो चुकी है, ब्रिजेस हो चुके हैं, डैम्स बन चुके हैं, रोड बन चुके हैं, एयरपोर्ट बन चुके हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था अमेरिका में 1300 एयरपोर्ट है, हमारे पास करीबन 400 के आसपास, 340 के आसपास एयरपोर्ट है। तो हम पॉपुलेशन हमारी अमेरिका से कई गुना ज़्यादा, तो हमें 1300 एयरपोर्ट ले जाने हैं, हमें ब्रिजेस ले जाने हैं, इतना किलोमीटर का नेटवर्क बनाना है। तो हमें डेवलपमेंट के लिए हमें सीमेंट भी लगेगा, हमें स्टील भी लगेगा, हमारे फॉसिल फ्यूल भी लगेगा, हमें कोयला भी लगेगा। तो जस्ट बिकॉज कोई डेवलप वर्ल्ड बोलता है कि हम 2050 में नेट ज़ीरो हो जाएंगे तो हम भी हो जाएंगे 20 साल पहले, तो ये हमारी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी नीड समझती है। बट फिर भी हमने 2070 में कमिटमेंट किया है। आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर 2021 में ग्लासगो में गए थे। उन्होंने पंचसूत्री का वहाँ पे पंचामृत जिसको हम लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट की थी, जिसमें 2070 का
नेट ज़ीरो की भी बात की थी, 1 बिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन की बात की थी, 45% ऑफ GDP CO2 एमिशन रिडक्शन बाय 2030, 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030। सो इस तरीके के 5 उन्होंने वहाँ पे सूत्र बताए थे। और जो जैसा मैं एज ए पर्यावरण का एक विद्यार्थी करके या सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल करके जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, हम इंडिया इज़ वेरी मच ऑन ट्रैक। फिर हमने नेशनल सोलर अलायंस भी बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने हाइड्रोजन मिशन बनाया नेशनल हाइड्रोजन में, हमें नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी बनाई। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखे हुए पॉलिसी सपोर्ट आ रहा है। बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते इन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहाँ पे स्टिक काम नहीं करेगी, स्टिक करने जाओगे तो फिर शायद डेवलपमेंट ना हो। तो हम सही पेस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी सपोर्ट भी सही आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन के लिए PLI स्कीम भी चालू कर दी है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्कीम भी चालू कर दी है, और सारी चीज़ें वहाँ आ रही है और हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो एज वन ऑफ द लीडर्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये और एडिशनल चीज़ें हैं जो हमको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए? जी, तो एक तो है पॉलिसी जो है यहाँ पे बहुत डेमोक्रेटिक वे में आती है, और टू मच ऑफ कंसल्टेशंस हैपन अबाउट, होना भी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और फिर कई चीज़ें जैसे अभी इलेक्शन आ गया है समझ लो, तो एक 4-5 महीने ऑलमोस्ट नो पॉलिसी फ्रंट में या रेगुलेशन में कोई मूवमेंट हो नहीं रही है, तो स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो हमें 4 जून या उसके बाद आने वाले पीरियड में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो जो स्टेप्स लेगी उसमें होगा आगे हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाता है, तो पेस थोड़ी हमें गवर्नमेंट ने बढ़ानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राइट, सो जैसा हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी और आपने भी अभी ये कहा कि जस्ट बिकॉज कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना 2050 का टारगेट लेके बैठे हैं और वो इंडिया को या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, सो अगर मैं वाइस वर्सा तरीके से बात करूं, आई एम श्योर उनकी भी कुछ खामियां होंगी जो वो हाइड करते हैं और जिसमें हम आगे हैं, तो उसका आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे? जी, पेस आप देख लीजिए कि स्टॉक टेकिंग हुआ था और हमारी पेस देखिए, जैसे हमने पहले कमिटमेंट की थी कि 35% जो है रिन्यूएबल एनर्जी हमारी रहेगी, वो टारगेट हमने अचीव कर लिया ऑलरेडी। राइट, 2023 में ही वो टारगेट हमने अचीव कर लिया। अमेजिंग। हाँ, तो हम लोग एज फार एज जो हमारी कमिटमेंट है वो फुलफिल करने में वी आर राइट ऑन ट्रैक। वी मे नॉट बी एज एग्रेसिव एज देम, हमने 50% बोला नहीं होगा, हमने 35% बोला है, बट हम वो कमिटमेंट फुलफिल करने में हम काफ़ी सही तरीके से। आप हमारा पर कैपिटा CO2 एमिशन देखिए, ठीक है, अगर US में अगर नंबर मेरे सही है तो 14 किलोग्राम CO2 एमिशन पर पर्सन, सॉरी 14 टन पर पर्सन पर ईयर होता है, जो कि हमारे यहाँ पे 1.4 टन ही होता है यहाँ पे। सो हमारी कंट्री काफ़ी बड़ी है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है पर कैपिटा। तो इसलिए हमारे लिए बोलना कुछ मैं एक 20 साल पहले यूरोप में घूम रहा था और मैंने जब वहाँ पे देखा, उस समय ये सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट वगैरह इतनी चालू नहीं हुई थी, तो जिन गेस्ट जो मेरे कलीग थे जिनके घर में मैं गया था वहाँ पे, तो उनके पास 4 कारें, वो भी बड़ी बड़ी कारें। आप समझते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कारें जो US में होती है। मैंने कहा आपको 4 कारों की क्या ज़रूरत है? तो बोले एक मेरी वाइफ की, एक मेरी लड़की की। हाँ, 3 कारें हैं और एक स्पेयर में हमने रखी हुई है। स्पेयर में? हाँ, स्पेयर में रखी हुई है। और उनके बेसमेंट में बड़ा सा बॉयलर लगा हुआ था जो डीजल पे चलता था। हाँ, और वो बॉयलर करीबन 4000 लीटर का डीजल हर साल खर्चा करता था, जो रूम को गर्म रखता था और कंटिन्यूस चलता रहता था। तो मैंने उस समय बोला एक दिन ऐसा आएगा कि आपको तेल नहीं मिलेगा और आपको आपका कट डाउन करना पड़ेगा। तो बोले देखा जाएगा जब होगा। तो कंज्यूमरिज्म उनके पास बहुत हाई है। वो आज भी, हमारे यहाँ तो अभी कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लोग यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम चालू कर दिया है, बट उनको उस समय रिसाइकलिंग नाम की चीज़ पता नहीं थी। हम एक शर्ट 5-5 साल 6-6 साल यूज़ कर लेते, बटन टूट गई सिला लेते। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है, यूज़ एंड थ्रो वाला कल्चर है। और उन्होंने वो हमें थोड़ा बहुत यहाँ ट्रांसफ़र करने की भी कोशिश की थी, बट हमें काफ़ी रेजिस्टेंस हुआ है। और हम कितने भी अमीर हो, हमारे पास कुछ भी रहे, लेकिन हम
शर्ट्स को रिसाइकल ज़रूर करते हैं और कई साल तक ही यूज़ करते हैं। और मैं तो ये एग्जांपल हमेशा देता रहा कि शर्ट ये होने बड़ा भाई के शर्ट होने के बाद छोटा भाई पहनता है, छोटा भाई के बाद माँ उसकी थैली बना लेती है, थैली बनाने के बाद उसका पोछा बन जाता है, पोछा बनने के बाद वो चूल्हे में जल भी जाता है। आई थिंक हाँ, इससे बढ़िया हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। हम प्लास्टिक की पानी की बोतल फेंकने से पहले 10 टाइम सोचते हैं, हालांकि कई बार हमें बताया गया है 2-4 दिन तो वो 2-4 बार तो हम फ्रिज में ज़रूर रखेंगे उसको, हमारी कार में Definitely. फिर से रिफिल करके रखेंगे हम, लेकिन हम पहले इसमें थ्रो करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो हमें यूज़ एंड थ्रो हम नहीं, हम उनसे कई कल्चरली भी बहुत एडवांस है हम, और जो उपभोक्ता की जो एक कंज्यूमरिज्म जिसको बोलते हैं उसमें भी हम उनसे काफ़ी हद तक आगे हैं। सो एज अ इंडियन मुझे बहुत प्राउड होता है बोलने में कि इंडिया में लास्ट ईयर 100 यूनिकॉर्न्स बने थे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनिकॉर्न्स के लिए या स्टार्टअप्स के लिए कोई स्पेशल स्कीम चलाई जाती है इस सेम टॉपिक पे? गवर्नमेंट तो स्टार्टअप को काफ़ी प्रमोट कर रही है और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया गवर्नमेंट का खुद का प्रोग्राम भी है। और मैं स्टार्टअप ही नहीं कहूँगा मैं, बट एमएसएमई सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी काम कर रही है। और ये नहीं मैं कोई गवर्नमेंट का प्रवक्ता हूँ करके आप मुझे समझिए मत, या डोंट टेक इट अदरवाइज, बट अच्छा काम हो रहा है। काफ़ी स्कीम्स आ रही है जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी में का उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चालू की है इनफैक्ट, कि उन्हें जो ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट नाम की एक स्कीम उन्होंने चालू की थी, जो कि अल्टीमेटली आपकी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ही काम करेंगी। Okay. और जो बडिंग या जो एक प्रॉमिसिंग एमएसएमई सेक्टर है जिनको टेक्निकल नो, आप एमएसएमई जानते हैं कि थोड़ा बहुत पैसे जुटा के एक आदमी अपनी ये शुरू कर देता है, एक छोटा गाले में लेके 1-2 वर्कर्स उसके पास होते हैं, बट बाकी जो नो हाउ होता है वो उसके पास नहीं होता है। वो एक मशीन चलाना जानता है और थोड़ा बहुत फाइनेंसेस के बारे में समझता है, बस उतनी उसके, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए आज की तारीख में इतनी चीज़ें काफ़ी नहीं है। आपको जैसे हमने बोला कि सोशल और गवर्नेंस और काफ़ी सारे फैक्टर्स उसके लिए ज़रूरी होते, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अच्छी स्कीम चालू की थी, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट के नाम से। तो आपके इसमें किस तरीके से क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, और क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब इंटरलिंक्ड है, सेफ्टी ये सब इंटरलिंक्ड है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं क्वालिटी नहीं करूँगा और सेफ्टी नहीं करूँगा, सिर्फ सस्टेनेबिलिटी करूँगा, ऐसे नहीं हो सकता। सो दीज आर ऑल इंटरलिंक। तो क्वालिटी इंप्रूव होने से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही है, और एमएसएमई सेक्टर या स्टार्टअप्स के लिए भी उसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ओके, सो इंडियाज़ में बहुत सारे सेक्टर्स में कई एनजीओज़ कार्यरत हैं, तो इस सेक्टर में भी कोई नोटवर्दी एनजीओज़ जो आपकी जानकारी में हैं? काफ़ी है, इंटरनेशनल है, नेशनल लेवल पे भी काफ़ी है। नाम लेना इतना उस समय मैं उचित नहीं समझूंगा, बट ट्रेड जो एसोसिएशंस है, जैसे इंडियन स्टील एसोसिएशन है या ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन है जिसका इंडियन वर्जन है, ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइज़र, इन ये जो है वो दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू CO2 फुटप्रिंट। फिर भी इंस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने जो एफर्ट्स लिए हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और ये एसोसिएशन भी काफ़ी अच्छे काम करे। एनजीओ तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर ही रहे हैं, और कई एनजीओज हैं, इंटरनेशनल एनजीओ है। मैं तो कहूँगा कि एनजीओ के बगैर इतना बड़ा बस क्रिएट हो ही नहीं सकता था। आई एग्री। इन्हीं लोगों ने ये जो है, अब एनजीओ बोलो या एक्टिविस्ट बोलो, इन्हीं लोगों ने इसके ऊपर समाज की जागरूकता के लिए काम किया हुआ है, और इसीलिए इतनी डिमांड क्रिएट हुई है सोसाइटी की तरफ से। सो इफ़ आई हैव नॉट मिस्टेकन, आई एम श्योर कि आज की तारीख में एनजीओज़ को और एक्टिविस्ट्स को इंडियन कॉर्पोरेट्स एक हर्डल की तरह नहीं समझते हैं, राइट? कुछ लोगों के मोटिव अलग है, हाँ राइट। आप कुछ एक्टिविस्ट जो है उनके मोटिव अलग है, और बिल्कुल उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो प्रोवोक करते हैं समाज को और सोसाइटी को, और कहीं से गेन्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। करेक्ट। ये नहीं होता, बट ऐसे भी लोग हैं। बट गवर्नमेंट के ऐसे लोगों पे काफ़ी बारीकी से नज़र है, और इंडस्ट्री भी समझ चुकी है, समाज भी समझ चुका है कि कौन हमें भड़काने का काम कर रहा है और कौन हमारे फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। कुछ लोग फ़ायदे के लिए काम दिखाते हैं बट भड़काने का काम करते हैं, Correct. और बाद में अपना मतलब सीधा होने के बाद निकल जाते हैं। करेक्ट। तो बट ऐसी संख्या अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। हाँ, राइट।
ओके, सो एज वन ऑफ द लीडर्स इस टॉपिक में, सस्टेनेबिलिटी इस विषय में, एज वन ऑफ द लीडर्स, आप यूथ को, ठीक है, या नॉन गवर्नमेंट में काम करने वाले जितने भी हमारे भाई या बहन हैं, उनको क्या इंस्पायरिंग मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करो। आप जब भी बिजनेस के बारे में सोचोगे तो आप ये देखिए कि आप पर्यावरण का कैसे ध्यान रख रहे हैं, आप समाज का कैसे ध्यान रख रहे हैं, आपके पास गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसी अच्छी है। और मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपका बिजनेस सस्टेनेबल होगा तो प्रॉफिटेबल जरूर होगा। थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन यही तरीका है चालू करने का। एक होता है बॉटम अप अप्रोच, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। आप इस बार टॉप डाउन अप्रोच करके देखिए कि मैं समाज के लिए कैसे करूँगा, मैं प्रॉफिटेबल वो कैसे लेके आऊँगा। क्या है, एक कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कई लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ में। तो शुरुआत से ही अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छी शुरुआत से शुरू कर दो। क्रिकेट में जैसे कहते हैं कि हम स्ट्रेट बैट से खेलो, ना कि आड़े बल्ले से खेलो। आप स्ट्रेट बैट से खेलते खेलते कभी आड़ा बल्ला चला भी लोगे 2020 के लिए तो चल सकता है, लेकिन शुरुआत आप स्ट्रेट बैक से करो। राइट। जो कॉपी बुक तरीके से काम करना शुरू करो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, सो ऑन द क्लोजिंग नोट, कोई भी ऐसे 2 सिंपल येट इफेक्टिव मूव्स बताइए फैमिलीज़ के लिए कि वो इस छोटी सी स्टेप से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश को दे सकते हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। काफ़ी है। और हम जब भी सस्टेनेबिलिटी वीक या एनवायरनमेंट वीक बनाते हैं, सिंपल से चीज़ें हैं, AC 24 पे लगाइए आप। हाँ, मैं और एक अच्छा सा उदाहरण मेरे किसी मित्र ने मुझे बताया कि हम रोज़ आयरन करते हैं शर्ट और पैंट को। अगर मैं रोज़ नया शर्ट और पैंट पहनता हूँ तो मैं करीबन 1 किलोवाट की बिजली खर्चा करता हूँ उसमें। आप 1 किलोवाट की बिजली मतलब करीबन एक जो है किलो CO2 एमिशन मैं उसमें से करता हूँ। माय गॉड। तो अगर आप देखिए कि शर्ट अगर थोड़ा बहुत बिना आयरन करके भी चल सकता है, या पैंट 1-2 दिन बाद आयरन करो। सिमिलरली रोज़ हम अगर क्लीनिंग करेंगे तो उसमें करीबन 20 लीटर का पानी लग जाता है, डिटर्जेंट लगता है, डिटर्जेंट बनाने में और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। जो रोज जो हमारे पुराने लोग करते थे, उसी चीज़ को फिर से अपने को प्रैक्टिस में लाना है। हर जगह पे कार निकालने के बजाय अगर थोड़ा बहुत 1-आध किलोमीटर पैदल चल जाएंगे, वो आपके सेहत के लिए भी बेहतर है। AC 24 पे रखो, पानी जो है वो कंजर्व करके आप यूज़ करो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अगर रोज़ के रोज़ हम करेंगे तो हमारे घर में बच्चों पे भी उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और आगे चल के ज़्यादातर आप बाज़ार में सब्जी खरीदने जाओ तो कॉटन की थैली ले जाओ, ना कि प्लास्टिक की थैली। और आजकल तो कॉटन की थैलियाँ, बचपन में मैं भी जब था तो कॉटन की थैली ही लेके जाता था। ये बेसिक प्रैक्टिसेस अगर हम शुरू कर देंगे ना, तो हमारा देश सस्टेनेबल होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हम उनके जितने आगे नहीं चले गए हैं कि अब वापस आना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। आई एग्री, उतना डेविएशन नहीं है हमारे प्रैक्टिसेस में। अग्रीड। सो सर, ऑन द क्लोजिंग नोट, आप प्लीज़ बताइए हाउ वाज दिस सेशन फॉर यू एंड एनी मैसेज फॉर माय टीम? फंटास्टिक प्रतीक, आपका ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने जो ये एक अलग उपक्रम चालू किया है, विषय महत्वपूर्ण विषय जो समाज में है उसको लाके उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनको बोलने का मौका देते हैं, ये एक स्तुत्य उपक्रम है। और आपको इस उपक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच सर।